Assalamu alaikum. My name is Mohammad Adnan Harun and I am doing teaching since last 20 years in different areas of Karachi in Commerce Group section. इस वीडियो के बनाने का मकसद हमारे फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जिनको जनरल एंट्रीज बनाने में प्रॉब्लम होती है या कॉन्सेप्चुअली वो एंट्रीज को डेबिट क्रेडिट में पुटिंग करते वक्त इश्यूज़ बना लेते हैं। इन वीडियोस को बार बार देखिए, इंशाल्लाह इनको बार बार देखने से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अपने सवाल की तरफ चलते हैं। रिसीव अ चेक फॉर ₹8820 फ्रॉम कामी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹9,000 एंड डिपॉजिट चेक इनटू द बैंक। हमने कस्टमर से पैसे वसूल किए और पैसे वसूल करने के साथ साथ उसे बैंक में जमा भी करवा दिया है। यहाँ सबसे पहले देखना ये पड़ेगा कि हमें अपने कस्टमर से 9,000 रुपये वसूल करने थे, जबकि हमने 8820 पैसे वसूल किए हैं। इन दोनों का डिफरेंस यकीनन वो पैसा है जो हमने डिस्काउंट में कस्टमर्स को छोड़ दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एंट्री में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले बैंक। हमारे बैंक में क्योंकि चेक जमा हो गया है तो बैंक हमारा एसेट है और एसेट इंक्रीज़ हो गया है। एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने बैंक को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया। नंबर 2, इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंट है। जो डिफरेंस आ रहा है वो है 180 रुपीज़ और सेल डिस्काउंट के नाम पर हम उसे डेबिट कर रहे हैं। सेल डिस्काउंट वो अमाउंट जो इन दोनों का डिफरेंस था, जो कि हमने कस्टमर पे छोड़ दिया है। हम इसे एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंस रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट के तहत जब इंक्रीज़ होते हैं तो हम उन्हें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने सेल डिस्काउंट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया है। नंबर 3, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक हमारे एसेट से है। हमने अपने कस्टमर से पैसे वसूल कर लिए हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हो गया है। अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हुआ यानी हमारा एसेट डिक्रीज़ हो गया। जब एसेट डिक्रीज़ होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया। बट यहाँ पर हम पूरा अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे जो हमें लेना था, और लेने में हम ये देखेंगे कि हमने कितना वसूल किया और कितना डिस्काउंट किया। ठीक है, अगली एंट्री पे चलते हैं। इशूड अ चेक फॉर ₹4410 टू ज़मीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹4,500। इस एंट्री में यकीनन हमने कोई ना कोई सामान उधार पे लिया था, अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, और डिस्काउंट का मामला भी साथ में आ रहा है। यानी हमने जो पेमेंट करनी थी वो 4,500 है, जबकि हमने जो पेमेंट की है वो 4,410 रुपये है। तो जो डिफरेंस होगा वो हमें डिस्काउंट मिल गया होगा परचेज़र की तरफ से। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि अकाउंट्स पेबल डेबिट क्यों हुआ। हमने अपने कस्टमर को 4,500 रुपये देने थे, यानी अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी यहाँ डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि हमने वो पैसे अदा कर दिए। जब अदा कर दिए तो लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती हैं। लायबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होगी तो हम रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट के हिसाब से अकाउंट्स पेबल को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगले पार्ट पे जाते हैं, परचेज डिस्काउंट। ये हमारा इनकम का पोर्शन है, क्योंकि ये हमें आमदनी हो गई। आमदनी कैसे हुई? क्योंकि हमने 4,500 पे करने थे, जबकि पे किए 4,410। तो जो पैसे हम पे करने से बच गए उसे हम अपनी आमदनी मानेंगे और परचेज डिस्काउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अब इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परचेज डिस्काउंट का ताल्लुक इनकम से होता है और इनकम यहाँ इंक्रीज़ हो रही है, और जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तीसरे पार्ट पे जाते हैं, बैंक। हमारे बैंक के अकाउंट से ये पेमेंट चेक के थ्रू चली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बैंक से ये अमाउंट कम हो गया, हमारा बैंक डिक्रीज़ हो गया। बैंक का ताल्लुक एसेट्स है और एसेट्स जब डिक्रीज़ होते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह जनरल एंट्रीज़ को कॉन्सेप्ट के थ्रू रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट के हिसाब से पुट करके बना रहा हूँ। अगर आप भी इन्हीं तरीक़ों से एंट्रीज़ को बनाएंगे तो गलती होने का गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी। एंट्री नंबर 3, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब हमने इस एंट्री में बैंक से कुछ पैसे निकाले हैं जो कि ऑफिस के लिए निकाले गए हैं। तो ऑफिस में यकीनन कैश बढ़ जाएगा, तो कैश का ताल्लुक एसेट से है। कैश इंक्रीज़ हुआ यानी एसेट इंक्रीज़ हुआ। एसेट जब इंक्रीज़ होगा तो हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। हमारे बैंक से पैसे निकल गए यानी बैंक डिक्रीज़ हो गया। जब बैंक डिक्रीज़ होगा तो हम उसे
क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री नंबर 4, ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ प्रोपाइटर। मालिक जब अपने ज़ाती खर्चे के लिए पैसे निकालता है तब हम इस तरह की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है। ड्राइंग यानी वो पैसा जो मालिक ज़ाती खर्चे के लिए निकालता है। ड्राइंग का ताल्लुक ऑनर्स इक्विटी से होता है। अब यहाँ पर हमारे पास रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट के मुताबिक ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है? क्योंकि मालिक का जो कैपिटल था वो सपोज़ कर लीजिए कि 10,000 था। उस 10,000 में से मालिक ने 1,000 रुपये विड्रॉ कर लिए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए हम ड्राइंग का वर्ड यूज़ करते हैं और अब मालिक का जो कैपिटल है वो बिज़नेस में 10 की बजाय 9,000 हो जाएगा। यानी ऑनर्स इक्विटी 10 की जगह 9,000 हो गई। ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज़ हो गई। जब ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज़ होती है तो रूल्स के हिसाब से हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने ड्राइंग को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा इस एंट्री का, क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। इसके बाद हम जाते हैं बैंक पे। यकीनन हमारे बैंक से ये पैसे गए हैं तो बैंक हमारा एसेट है, बैंक डिक्रीज़ हो गया है और जब बैंक डिक्रीज़ होता है तो एज ए एसेट हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री नंबर 5, एडवाइस रिसीव फ्रॉम द बैंक दैट अ कस्टमर आसिफ हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक। इस एंट्री में हुआ क्या है कि एक हमारे कस्टमर है आसिफ साहब, उन्होंने हमारे बैंक में डायरेक्ट पैसे जमा करवा दिए। जब बैंक में डायरेक्ट पैसे जमा हुए तो यकीनन हमारा बैंक जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। हमें ये इन्फॉर्मेशन बैंक देगा। ठीक है जी। तो अब इस एंट्री में क्योंकि बैंक में हमारे पैसे इंक्रीज़ हो गए तो बैंक हमारा एसेट है। जब एसेट में है तो एसेट इंक्रीज़ हुआ है। एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसे डेबिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए हमने बैंक को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया। इसके साथ साथ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट और हमने यहाँ कस्टमर से पैसे वसूल कर लिए और जब हम पैसे वसूल कर लेते हैं तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर्स के थ्रू डिक्रीज़ हो जाता है। अकाउंट रिसीवेबल जब डिक्रीज़ होता है तो रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट के हिसाब से हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो हम उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल को भी क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है। आई होप कि आपको ये जर्नल एंट्रीज़ टेक्निकली तौर पे समझ में आई होंगी कि हमें एक्चुअल जर्नल एंट्रीज़ बनाने किस तरह से चाहिए। हम अगर इन्हीं कॉन्सेप्ट से, लॉजिक से, रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट के थ्रू एंट्रीज़ बनाते हैं तो हमसे गलती भी नहीं होगी और हम पुटिंग भी प्रॉपर क्लियर एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ याद कर करके एंट्रियाँ डेबिट और क्रेडिट में पुट कर देते हैं, उनको आगे मल्टीपल एंट्रीज़ में या कुछ नई एंट्रीज़ में पुटिंग करते वक्त मुश्किल हो जाती है। इसलिए ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं एंट्री में हर अकाउंट को जज कर रहा हूँ, उसकी क्लासिफिकेशन पे जा रहा हूँ, यानी वो एसेट है या लायबिलिटीज़ है, फिर मैं ये रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट को अप्लाई करता हूँ और फिर उसके बाद डेबिट क्रेडिट्स के हिसाब से एंट्रीज़ को पुट कर रहा हूँ। आई होप कि आपकी इस वीडियो से आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स उसको वॉच कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही आपको पुट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।